नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ चुके हैं और ये वक्त है हमारे खास कार्यक्रम धन की बात का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया हो या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया हो, सोना चांदी खरीदी हो या फिर जमीन जायदाद और खेती की जमीन आपने खरीद कर बेची हो, मुनाफा तो होता है अक्सर, हाँ कई बार घाटा भी होता है, लेकिन जब मुनाफा होता है तो इसके साथ ही कैपिटल गेन टैक्स आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप अपनी कोई संपत्ति बेचकर फायदा कमाते हैं, उस पर सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। तो आखिर यह टैक्स कैसे काम करता है, किस पर ज्यादा असर डालता है और आपकी जेब से कितना पैसा निकलता है, और अगर घाटा होता है तो क्या तब भी टैक्स देना पड़ता है? आज इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सी कमलेश कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश कुमार सर। आप रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी के टैक्सेशन पार्टनर भी हैं। और शिशिर चौरसिया जी हमारे बिजनेस एडिटर एनबीटी डिजिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश सर, कैपिटल गेन टैक्स किस किस व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सर, जब कैपिटल गेन का मतलब है जब कभी भी हम कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे, बेचेंगे, उसके ऊपर जो प्रॉफिट है या फायदा कमा रहे हैं उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। जब जब भी कैपिटल एसेट्स होना चाहिए कैपिटल गेन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकम टैक्स के अंदर, तो वर्ड है कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पे जो गेन होगा उसे कैपिटल गेन बोलेंगे। तो कैपिटल, कई बार ऐसा लगता है कि हर चीज कैपिटल एसेट्स है, नहीं, हर चीज कैपिटल एसेट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर पे ही कैपिटल गेन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। थोड़ा कैपिटल एसेट्स बताइए सर, कौन कौन सी हैं? जैसे आपने रियल एस्टेट्स की बात करें, लैंड, बिल्डिंग, आपने ज्वेलरी की बात की, आज के डेट में क्रिप्टो है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, एंड दीज आर द ऑल आर कैपिटल एसेट्स। प्लांट, मशीनरी, दैट कैन बी आल्सो कैपिटल एसेट्स। आपके डिपेंड करता है कि जो जो आपके ऑफिस में यूज होने वाली चीजें हैं वो भी कैपिटल एसेट्स हो जाते हैं अगर उसका बिजनेस आपका नहीं। एग्जांपल, जैसे आपने लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, बट आपका बिजनेस लैपटॉप सेल परचेज का नहीं है, इट कैन बी आल्सो ए कैपिटल एसेट्स। अच्छा, मतलब दफ्तर का कुर्सी टेबल भी कैपिटल? जी जी बिल्कुल, ये सब कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। और मेरे घर की कुर्सी और टेबल भी, वो भी एसेट है? कैपिटल एसेट्स नहीं है, आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा। हाँ, यही कंफ्यूजन दूर करने में। एसेट्स जो पर्सनल कैपेसिटी में होते हैं, पर्सनल नेचर इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारे फर्नीचर है, वो कैपिटल एसेट्स के दायरे से बाहर हो जाता है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन किसी कंपनी के लिए वो एसेट है? हाँ, वो बुक्स में आएगा कैपिटल एसेट्स है जी। सर, एक एक करके जो मुख्य चीजें हैं, चाहे वो जमीन जायदाद हो या ज्वेलरी हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, उसके बारे में हम समझेंगे किस पर कितना टैक्स लगता है। लेकिन एक मोटा सवाल यही है कि शेयर बाजार में जो इंट्राडे करते हैं या जो और भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी के काम में जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने एक दिन चीज खरीदी और बहुत जल्द उसको बेच दी। कुछ लोग होते हैं जो अपना 2 BHK उन्होंने घर खरीदा और उसके बाद फिर 10 साल तक उसको रखा और उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने मुनाफा कमाया। सवाल ये कि 1 महीने से लेकर 1 साल के बाद या 10 साल के बाद किसी कैपिटल एसेट को बेचने में क्या एक ही टैक्स की दर लगती है या वो अलग अलग परसेंटेज होती है? सर देखिए, कैपिटल एसेट्स को सेल परचेज करने में 2 तरह के होता है, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो जो शॉर्ट पीरियड के लिए सेल परचेज कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। एसेट्स हम होल्ड करके बेचते हैं वो लॉन्ग टर्म है। इन दोनों पे टैक्सेशन रेट बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कैपिटल एसेट्स जो मैं बेच रहे हैं, कैपिटल गेन अराइज हुआ है बेचने पे, वो कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, क्योंकि ये हमारे टैक्स रेट को इंपैक्ट करता है। दोनों पे अलग अलग रेट है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में टैक्स कम आता है। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये कैपिटल एसेट जो मैंने बेचा तो वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। चाहे ये हर एक किसी में है, चाहे ये शेयर्स की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें,
या रियल एस्टेट्स में लैंड बिल्डिंग की बात करूं, हर चीज में मुझे टाइम होल्डिंग देखना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग। अच्छा, मतलब सभी के लिए एक ही तरह का सिस्टम नहीं है, शेयर और म्यूचुअल फंड के लिए अलग होगा, और इसके अलावा अगर हम बात प्रॉपर्टी की करें तो उसके लिए अलग समय सीमा होती होगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। शिशिर जी, आपका सवाल। अभी अभी सर हम एक खबर पढ़ रहे थे, एक सीए हैं मीनल गोयल, उन्होंने लिंक्डइन पे बड़ा अच्छा पोस्ट डाला है। उन्होंने लिखा है कि देखिए, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो वेतन भोगी होते हैं खून पसीने की कमाई पर, उस पर तो 35% तक टैक्स देते हैं, टैक्स प्लस एजुकेशन सेस। और जो अमीर उमरा होते हैं वो अपना सारा पैसा बचा ले जाते हैं टैक्स का। उन्होंने एक फार्म हाउस का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि फार्म हाउस में वो पैसे सारी कमाई अपनी बचा ले जाते हैं। तो फार्म हाउस में क्या, वो कैसे उस पर टैक्स नहीं लगता? फार्म हाउस क्या है? वो एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैंने अब शुरू में बताया ना, कैपिटल एसेट्स को बेचने में कैपिटल गेन टैक्स आएगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड भी दो कैटेगरी का होता है सर। एक है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, एक है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। तो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसको तो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर करते हैं। जैसे अगर दिल्ली की कोई लैंड है तो कैपिटल एसेट्स आ जाएगा। लेकिन अगर कोई रूरल है, जो म्युनिसिपल जो एरिया है म्युनिसिपालिटी का या कोई लोकल अथॉरिटी का एरिया से 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर से दूर है, जिसको हम रूरल बोलते हैं, ऐसे एसेट्स को सेल परचेज करने में, क्योंकि ये एसेट्स कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आते ही नहीं है, इनको कैपिटल एसेट बोला ही नहीं जाता। जब ये कैपिटल एसेट्स नहीं है तो इसके सेल परचेज के ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं आएगा। जो आपका सवाल था कि फार्म लैंड या फार्म हाउस, देखो हाउस वर्डिंग, अगर कोई फार्म एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके सेल परचेज के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स में नहीं आता, काउंट नहीं। अच्छा, उसमें दूसरा होता है कि आपने 10 एकड़ का फार्म हाउस ले लिया, उसमें आपने बाग लगा लिया, बगीचा लगा लिया, ढेरों तरह तरह के फल सब्जी, एक्जोटिक सब्जियां उगा रहे हैं, उसको महंगे दाम पर बेच रहे हैं। और वो उस पोस्ट में समझाया गया है कि ये जो सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उस पर 1 पैसे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स से। देखिए, जो भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो जो भी आपने अपने लैंड से उपज कर रहे हैं, कुछ भी पैदा कर रहे हैं, उनको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है। इनकम टैक्स में जो भी आपने प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं, गेहूं चावल कुछ भी आप कर रहे हैं, सब्जी कुछ भी उगा रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ध्यान रहे ये उनके लिए है जिनकी किसी और इनकम से कोई आय नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे वो नौकरी कर रहे हैं या कोई और इनकम हो या शेयर से आमदनी हो, तो उनके लिए नहीं है। नहीं, उनके लिए कंडीशनल है, मतलब थोड़ी सी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, अदरवाइज टैक्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, जैसे कोई वेतन मतलब नौकरी भी कर रहा है और घर में खेती भी कर रहा है। देखिए, हरियाणा का कोई आदमी है यहाँ सेंटर से अगर वो नौकरी आपको आता हूँ उस पे, अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी ज्यादा है, ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी, तो दोनों की जब टैक्स कैलकुलेशन होता है ना, उसका तरीका अलग हो जाता है। उसमें सारी इनकम जोड़ के टैक्स निकाला जाता है, और फिर जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो फॉर्म माइनस कर दिया जाता है। अल्टीमेटली बात करूं, लगता नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मर्जर टैक्स रेट हाई हो जाता है, तो थोड़ा टैक्स बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, ये बड़ा कि अगर दोनों, किसी व्यक्ति को दोनों इनकम है तो कैसे कैलकुलेशन होगी, बट ओवरऑल मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। सर, मैं एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा सवाल आपसे जानना चाहूंगा, और एक ही सवाल में कई सारे सवाल होंगे, चाहूंगा कि उसका जवाब आप सिलसिलेवार तरीके से प्लीज दीजिएगा। पहला सवाल, मतलब सवाल यह है कि सर, एक व्यक्ति अपने लिए घर खरीदता है 2 BHK, उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद उसको बेचता है, बेचने के बाद 3 BHK परचेज करता है। उसके 2 BHK के बेचे हुए फ्लैट में कितना टैक्स लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है? फिर उसके बाद वो जो बढ़ा हुआ जो वो एक एक्सटेंडेड अपना घर खरीदता है,
क्या उसमें टैक्स की बचत होगी? दूसरा ये कि अगर वही व्यक्ति कोई प्लॉट खरीदता है, उसको बेचता है, उस पर कैसे कैलकुलेट होता है टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स? और फिर उससे अगर वो कोई प्रॉपर्टी ही बनाता है, मसलन प्लॉट ही खरीदे या फिर वो फ्लैट खरीदे, तो क्या वो एडजस्ट हो जाता है? तीसरी चीज ये भी सर साथ ही साथ आ जाती है कि किराए के लिए उसने कोई संपत्ति रखी हुई थी और उस संपत्ति को बेचने के बाद भी क्या कैपिटल गेन टैक्स लगता है? और एक और सवाल इसमें जोड़ देता हूं कि मैंने जो भी मकान बेचने के बाद या प्लॉट बेचने के बाद पैसा कमाया, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड उसके खरीद लिए, तो क्या उसमें छूट मिलेगी? सर आपने 4 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। अच्छा। ठीक है, चलो मैं एक एक करके बात करता हूँ सर। आपने कहा कि 2 BHK फ्लैट बेचा और 3 BHK खरीद लिया। तो देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 54 है, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई कैपिटल गेन प्रॉपर्टी को, चाहे आपने जो आपने 2 BHK फ्लैट बेचा, उसको बेचने के ऊपर आपने जितना गेन कमाया होगा, अगर ये गेन कम से कम, ये गेन आपको दूसरी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया, जैसे आपने कहा 3 बेडरूम फ्लैट आपने खरीद लिया, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट सारा पैसा लगा रहे होंगे। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक दोबारा से करूं कि मान लो उन्होंने 2 BHK फ्लैट 50 लाख का था, खरीदा होगा, और वो बेचा आज के डेट में उन्होंने एग्जांपल 70 लाख का। तो अब 3 बेडरूम फ्लैट अब खरीद कितने का रहे? एज्यूमिंग कि वो 90 लाख रुपए का खरीद रहे, तो एक्चुअली में पहली जो 2 बेडरूम फ्लैट को बेचने से उनको गेन हुआ है, मैं इंडेक्सेशन को छोड़ के बात कर रहा हूं, उनको गेन हुआ है 20 लाख का, क्योंकि 70 लाख में बेचा, 70 माइनस 50, 20 लाख का गेन हुआ। अगर वो दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदते तो 20 पे टैक्स देना पड़ता, क्योंकि उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो टैक्स में एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में मिल जाएगा। कम से कम 20 लाख रुपए उनको इन्वेस्ट करना है। हमारे एग्जाम्पल में उन्होंने 90 कर दिया, इसलिए कि पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स जीरो आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन था दूसरा सर आपका। नहीं सर, एक सेकंड सर, इसी में अगर ये जोड़ दिया जाए कि अगर 90 लाख से सपोज कीजिए उसने कहीं दूर दराज के इलाके में फ्लैट लिया है, वो कम का है 70 लाख से, तो क्या होगी सूरत? और उस पैसे से उसने या तो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली या प्लॉट खरीद लिया, उस केस में क्या होगा सर? सर देखिए, अगर कम से कम 20 लाख रुपए का उन्होंने घर खरीदना पड़ेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। कितना सर? 20 लाख, जितना गेन, मुनाफा, मूलधन नहीं, जितना गेन कमाया है, प्रॉफिट जितना कमाया है। अच्छा, वो एग्जांपल खरीद लिया तो वो बराबर हो जाएगा टैक्स। हाँ, कम से कम गेन आपने दूसरा घर में लगाना है। जो हमारे एग्जांपल में 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। बाकी 50 लाख रुपए आपके पास बच गया, वो जहां मर्जी जैसे मर्जी इन्वेस्ट करें, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप उस पर लैंड खरीदें, शेयर्स में पैसे लगाएं, कुछ भी करें, जो आपका मूलधन है उसको जैसे मर्जी आप इन्वेस्ट करें, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब आप, अगला क्वेश्चन ये था सर, अगर आपने कोई लैंड खरीद ली, ठीक है, देखिए लैंड खरीदते समय आपको ध्यान रखना कौन सी लैंड खरीदी है। एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है या फिर रेजिडेंशियल लैंड खरीदी है, ये क्या खरीदी आपने? दोनों केस में आपको हाउस प्रॉपर्टी की तरफ जाना है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है तो पूरा का पूरा, अगर लैंड खरीदा है तो पूरा का पूरा एसेट, प्रॉपर्टी कौन सी बेची है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, एग्जेम्पशन आपको चाहिए तो आपको रेजिडेंशियल ही खरीदने पड़ेगा। ऐसा नहीं और खरीदोगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर में नहीं मिलेगा सर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेची क्या है, इन्वेस्ट किस में कर रहे हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एग्रीकल्चर, जमीन को बेचकर एग्रीकल्चर ही खरीदना होगा, ये उस पर भी लागू होगा? हाँ, अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड अर्बन है, पहली बात तो मैंने कहा 2 लैंड, अर्बन है या रूरल। रूरल पे तो लगता ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने बेचा है तो आप उसको बेच के, सेक्शन 54B है इनकम टैक्स का, जिसके अनुसार आप दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीद लें तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर बेचा तो एग्रीकल्चर खरीदो, हाँ, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा सर, इसमें किसी व्यक्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली, बाप दादा की जमीन मिली, नहीं, शहर लाया पैसा किया क्या, इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है?
नहीं, अब उसको क्या करे? क्या उस शहर में वो जमीन खरीद ले या मकान खरीद ले तो क्या उसको टैक्स देना होगा? ये देखिए, अब दोबारा आते हैं, अगर कोई गांव की प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, नहीं, उसको रूरल है, बेचा, अर्बन नहीं, रूरल है, रूरल है। रूरल है तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता ना सर। वो अच्छा, तो वो कैपिटल तो है एसेट्स ही ही। नहीं है। हाँ, जब कैपिटल एसेट्स नहीं है, टैक्स तो जीरो है, जो मर्जी करे, जीरो है, डिस्पोजल ठीक उसकी है। मर्जी पे है, कोई हाँ, टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर यहीं आपका क्वेश्चन चेंज हो जाए, वो रूरल अर्बन है। एग्रीकल्चर लैंड से ना होके अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा, हाँ इन दैट सिनेरियो आपका सिनेरियो अलग हो जाता है, जी, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल एसेट्स है और उस पे गेन, कैपिटल गेन आ गया, तो उसको टैक्स बचाने के लिए दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीद ले। अगर वो चाहता है कि मैं शहर में आके या कहीं भी घर खरीदना चाहता है, उसमें भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो भी मिल सकता है। अच्छा, उसका सेक्शन अलग होगा, उसमें 54F है। उसमें क्या है कि कम आपको, मतलब इसमें एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको, जैसे हमारे एग्जांपल, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी जितने की बेची है, सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब जाके पूरा कैपिटल गेन होगा। एग्जांपल में बात करूं, जैसे आपने कहा कि उनकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी थी या पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, तो सर देखो 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई भी प्रॉपर्टी है ना, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। अच्छा, या तो पुरानी वैल्यू ले लो, क्योंकि बहुत कम होगा उस समय, इसलिए वैल्यूएशन किया जाता है। तो उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो वैल्यू आएगी, उसको सर्कल रेट के अकॉर्डिंग, जैसे 3.63 जो भी चल रहा है, अभी जो नया आएगा उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेट किया जाता है, यानी 100 रुपए की चीज को लगभग 3.25 बन जाएगा। तो उस वैल्यू के हिसाब से ऊपर बेचोगे। जी सर। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि सपोज करो कि 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 में आपने वैल्यूएशन किया, तो उसको मैं इंडेक्स करूंगा तो लगभग 3.25 लाख रुपए बन जाएगा। और मैं उसको 10 लाख रुपए में अगर बेचा, तो 10 लाख माइनस 4 लाख, वो डिफरेंस गेन कहलाएगा, इस पे टैक्स लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये टैक्स पूरा का पूरा बचाऊं, तो मुझे 10 लाख रुपए सारा का सारा नई प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल उसमें लगाने पड़ेंगे, तब जाके पूरा ये 5-6 लाख रुपए टैक्स बचेगा। और ये भी सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन है ये, इसमें सेल कंसिडरेशन पूरा इन्वेस्ट किया जाता है, तब जाके मिलेगा। पहले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस गेन का लिया था, गेन पे आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बेच रहे हो और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आपको जितना सेल वैल्यू है सारा का सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब पूरा गेन एग्जेम्प्ट होगा टैक्स, अदरवाइज प्रोपोर्शनेट होगा। जी सर, कुछ और एसेट्स की भी, कैपिटल एसेट्स की भी बात कर लेते हैं। सोना, चांदी और जो इन टोटलिटी ज्वेलरी की अगर बात करें, उस पर किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है? और उसमें ये भी चीज़ जोड़िएगा सर, अगर हमने सोने के या चांदी के सिक्के लिए हुए हैं, या फिर कुछ लोग जो संपन्न है वो बिस्किट लेकर रखते हैं, कुछ चांदी की ईंट लेकर, ब्रिक लेकर रखते हैं, और कुछ ज्वेलरी भी होती है, क्या सबकी कैटेगरी अलग अलग काउंट होती है जब कैपिटल गेन टैक्स लगता है? इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसी में जोड़ देता हूं कि हमने किसी ऐसे ज्वेलरी शॉप में जाके या जौहरी के पास जाके सामान लिया जिसका हमने बिल नहीं लिया, उसको बेचने पर क्या होगा? और अगर हमने बिल लिया है तो उस केस में क्या होगा? बिल कितना जरूरी है ज्वेलरी की खरीद पर और बिक्री में? देखिए सर, बिल की बात करो तो बिल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ये डिसाइड कैसे करोगे खरीदा कब हमने ज्वेलरी। आपने एक ज्वेलरी खरीदी, आपने जैसे बिस्किट का एग्जांपल दिया, गोल्ड बिस्किट की बात कर रहे हैं, ये आप डिसाइड करोगे कि कब खरीदा, कौन सी डेट को खरीदा, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी करने के लिए तो मुझे ड्यूरेशन देखनी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है? कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट को बेचने से कैपिटल गेन है, तो मैं शॉर्ट टर्म मानूं या लॉन्ग टर्म मानूं, ये कैसे डिसाइड होगा? और कितने में वैल्यू, कितने में खरीदी है, कैसे डिसाइड होगा? और सोर्स ऑफ इनकम कहां डिसाइड होगा? तो मतलब आपको इनवॉइसेस जो भी आप खरीदने जा रहे हैं ज्वेलरी, आपको बिल तो लेना ही पड़ेगा। बिना बिल अगर आप खरीदते हैं तो वो जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? जस्टिफिकेशन तो है ही नहीं परचेज की। आप उस केस में क्या है कि जितनी की आपने खरीदी है, आपके पास डेट है, आपके पास वैल्यू है, अब आप जिस दिन आप बेचोगे उस दिन बेचने को वो गेन हो गया। अब शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म वो डिसाइड हो जाएगा ड्यूरेशन से, उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। अब आपने कहा कि चाहे वो
सोना चांदी ज्वेलरी कुछ भी हो, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा चलेगा कि अगर जो जितने में खरीदा है, जितने में बेचा है, वो गेन है, उस गेन का आपने टैक्स देना है। जी अच्छा, अब यदि मान लिया जाए कि शादी में मिली हो ज्वेलरी, हाँ, देखिए शादी के समय जितने भी आपको गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होते हैं। अच्छा सारा का सारा? हाँ, अगर आपको दहेज में कुछ भी मिला है शादी के समय, अच्छा। कुछ भी का मतलब कुछ भी। लेकिन सर ये एक डिस्क्लेमर देते हैं, दहेज लेना और देना पूरी तरह से गलत है, अपराध है, क्या बोले सर? सर दोनों देखिए, दोनों लेकिन फिर भी अपने यहाँ तो चलन है, देते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात को नहीं कह रहा हूं, बट टेक्निकल शब्द यही है कि क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी है, जी क्योंकि जिस हम सोसाइटी समाज से आते हैं, अक्सर ये होता है कि लोग अपने अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन तो इसको गिफ्ट बोल देते हैं सर जी। मतलब शादी में यदि कोई शेयर सर्टिफिकेट दे दे, जमीन रजिस्ट्री कर दे, मकान दे दे, जेवरात दे दे, सारा टैक्स फ्री है? सर देखिए, लोग देते हैं, हाँ। लोग अपने बच्चों को देते हैं, अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन गिफ्ट करते हैं और मैरिज ओकेशन पे करते हैं, और सारा का सारा मैरिज करते समय जो रिसीव कर रहा है वो सब के सब एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। पहली बात मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स अपने बच्चों को जितना मर्जी दे दे उससे तो टैक्स लगता है, वैसे भी नहीं है, वेदर मैरिज हो मैरिज नहीं हो। प्रॉब्लम आती है नॉन रिलेटिव अगर देते हैं, जैसे मामा मायरा भरते हैं, मायरा भरने में करोड़ों रुपए दे देते हैं। देखो सर, अच्छी बात है करोड़ रुपए दे दे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जितने भी जो मर्जी दे, शादी के समय की बात कर रहा हूं मैं सर, शादी के समय, ठीक है, अगर आपने उससे बहुत पहले लेन देन कर रहे हैं वो उसमें कवर नहीं होगा। शादी के समय जो भी आपको गिफ्ट मिले हैं वो सब के सब एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, चाहे रिलेटिव से मिले हो या नॉन रिलेटिव से मिले हो। ओ, किसी से भी पैसे मतलब मिले हो, गिफ्ट मिले हो, पैसे मिले हो, सोना चांदी मिला हो, शेयर। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंसंट्रेशन होता है कि नॉन रिलेटिव से कितने मिले। अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं और इनकम को बोल रहे हैं शादी में मिला है, तो वो आपको प्रूफ करना है कि शादी में ही मिला है। क्यों? अच्छा। देखो, फैमिली से तो कभी भी रिसीव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉन रिलेटिव से रिसीव करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी इनकम को डाइवर्ट करके बोल रहे हैं गिफ्ट मिला है, तो आप टैक्स इवेजन भी ना करें, उसका फायदा भी ना उठाए। उसको क्या रिटर्न में बताना पड़ता है कि हमें गिफ्ट मिला है शादी के समय? सर देखिए, आपको बिल्कुल अगर कोई इनकम मिली है, एग्जम्प्ट इनकम है, एग्जाम टैक्स लगे ना लगे, डिस्क्लोजर तो जाएगा ना सर। हाँ हाँ। तो मतलब शादी के बाद, शादी में ढेर सारा उपहार मिला है तो इनकम टैक्स जरूर भरे, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, रिटर्न डिस्क्लोजर जाएगा सर, टैक्स नहीं आएगा, डिस्क्लोजर जाएगा। हर इनकम एग्जाम्प्ट इनकम आपको पता कैसे लगेगा कि आपको मिला है नहीं मिला है? आपको बताओ ना, ये तो आप जब भी कुछ होगा फ्यूचर में आप बोलेंगे जी वहां मिला था मुझे। तो अपने यहाँ तो शादी के बाद कोई इस तरह से डिस्क्लोजर देते ही नहीं कि हमें 100 ग्राम सोने का जेवर मिला है या 1 किलो जेवर नहीं मिला सर, है। अगर आप देखें तो शादी में जब होता है सारा, आजकल वीडियो बनता है, बताया जाता है क्या क्या क्या, लिस्ट बनती है, सारी चीजें बनती है जो एक्सेप्ट होती है, वैलिडेट की जाती है। अच्छा। जी जी। और फिर शादी के समय जितनी चीजों को सबका लिस्ट बनता है सर। आपने आजकल तो देखा, एक एक चीज, कपड़ों तक का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कितने कपड़े दिए गए। ओके। जी। तो यही डिस्क्लोजर की श्रेणी में आ जाएगा, मतलब आप अपने पास प्रूफ लेकर रखें या फिर आपको इंटीमेट करना होगा, आपको किसी माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। जैसे आपने कहा कि रिटर्न फाइल नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन आपको डिस्क्लोजर देना होगा, आपको जानकारी देनी होगी। तो ये जानकारी क्या इसी को एज अ प्रूफ हम अपने पास रखें, ये हमने जानकारी दे दी है? मैं आपको दो बातें दोबारा कर लूं, इसमें थोड़ी क्लैरिटी दे दूं। इनकम टैक्स असेसी अगर है, अगर जिसकी शादी हो रही है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहा है, तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ही डिस्क्लोज करेगा एग्जेम्प्ट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो इनकम टैक्स असेसी नहीं है तो उसको यहाँ पे कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कल को कुछ होता है तो आप ये प्रूफ करोगे जिसको ये मिला है कि ये शादी में ही मिला हुआ है। अच्छा, इनकम टैक्स में और डिस्क्लोज करने का तरीका नहीं है। एक चीज और क्लियर कर दीजिए सर भाई, एक शादी हुई कपल की, उसमें वाइफ जो है वो वर्किंग नहीं है, जो हस्बैंड है वो वर्किंग है। अब लड़की के पिता ने अपने दामाद को भी और अपनी बेटी को भी, दोनों को अलग अलग गिफ्ट दिए, तो दोनों के केस लेकर चलें तो सर कैसे होगा?
और दोनों को कैपिटल एसेट दी हैं जी, दोनों ही एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं सर, ठीक है, कोई टैक्स में। लेकिन जो रिटर्न फाइल करते हैं, जो 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 रिटर्न फाइल करते हैं दूल्हा, उनको जो है देना पड़ेगा आप अपने रिटर्न में डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करना है उनको अपने रिटर्न में, जिसको रिटर्न, जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसको अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करना है, जो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है वो नहीं कर सकता क्योंकि तरीका ही नहीं है। और सर जल्दी से अब जो है शेयर्स और म्यूचुअल फंड का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसमें कैसे कैलकुलेट होता है लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन। सर देखिए, जब शेयर से म्यूचुअल फंड अगर मैं मोर देन 1 साल तक 12 महीने से ज्यादा होल्ड करता हूँ तो वो सब लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जितने भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं इन सबको मैं रखता हूँ तो वो 12 महीने की कैटेगरी में आ जाता है। और 12 महीने वाली कैटेगरी जब आता है तो उसके अंदर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल का रेट हम कम पे टैक्स देते हैं जो आज की डेट में 12.5% है। अगर ये 1 साल से कम हो जाता है तो शॉर्ट टर्म हो जाता है, और शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल गेन का टैक्स रेट है वो 20% है। तो यानी इतने में ही आपको 7.5% का गैप दिख रहा है कि भैया अगर मैं लॉन्ग टर्म में 1 साल बाद बेचता हूँ तो 12.5% टैक्स दूंगा, अगर मैं 1 साल के अंदर बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो 20% टैक्स दूंगा। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मायने डिपेंड करता है रेट पे, और हमेशा उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन इसी पर्पस से किया जाता है कि किस पे कम देना है टैक्स, किस पे ज्यादा देना है। लॉस जो होता है वो एडजस्ट होता है शेयर्स और म्यूचुअल फंड में, वो किस तरह से होता है, और जो बाकी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट्स का हमने डिस्कस किया उसका भी एक सर शॉर्ट में चाहेंगे कि आप समझा दीजिए कि अगर कुछ चीज हमने कैपिटल एसेट अपनी लॉस में बेची तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सर देखिए, चाहे अगर मेरे को दो मेरे पास एसेट्स है, एक में कैपिटल लॉस है, एक में कैपिटल गेन है, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे, उस पर टैक्स नहीं देना। अगर मेरे पास कैपिटल एसेट में, हर कैपिटल एसेट में, हाँ, ये हर कैपिटल जिक्र किया अभी जी, क्रिप्टो करेंसी को छोड़ के बाकी दो चीजों आपने जो डिस्कस किया, इन दोनों में सारी लॉस एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगी। जितने भी है ना जो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का इश्यू आता है, जो शॉर्ट टर्म लॉस जो होता है ना वो सभी से एडजस्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होता है। दोबारा समझिए, शॉर्ट टर्म लॉस है तो शॉर्ट टर्म गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होगा और किस शॉर्ट टर्म से नहीं हो। लॉन्ग टर्म वाले लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर नहीं हो पाता तो। बहुत काम की चीजें बताई हैं शीशा जी आज तो ये कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक होगा? तो ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर मैंने प्रॉपर्टी बेची और उसमें कैपिटल लॉस हो गया, अब वो लॉस यानी दूसरी प्रॉपर्टी बेचने पे जब मुझे लॉन्ग टर्म गेन होगा तो एडजस्ट होगा, या कोई प्रॉपर्टी शेयर्स में है तो एडजस्ट होगा। अगर जब तक लॉन्ग टर्म वर्ड नहीं आएगा वो एडजस्ट नहीं होगा, तब तक वो कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल तक, और 8 साल तक अगर मैंने यूटिलाइज नहीं कर दिया वो लॉस मेरा लैप्स हो जाएगा। अच्छा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जी जी, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा जी। सर कुछ और इस टॉपिक पर आप क्लोजिंग रिमार्क में जोड़ना चाहेंगे? जैसे इसमें एक मैं बात हूँ, जैसे आपने रियल एस्टेट्स में अगर हम जब कई बार क्या होता है कि रिटर्न फाइल जैसे हमने मान लो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो भी ड्यू डेट थी कि हमें ना नई प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए अगर मैं नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन बोला 2 बेडरूम बेच के 3 बेडरूम खरीदना, बट क्या टाइम इतना नहीं होता खरीद पाए, रिटर्न का टाइम आ जाता है, मेरे को रिटर्न में तो डिस्क्लोज करना है लेकिन अभी तो टाइम नहीं हुआ, फिर कैसे करें? उसका बीच का सोल्यूशन है रिटर्न फाइल करने से पहले या तो प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर आपने रिटर्न फाइल करने तक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए तो एक स्कीम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, बैंक में जाके वो अकाउंट खुलवाएं और ये सारा पैसा जितना गेन है वो जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कैपिटल गेन अकाउंट में रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले जमा करवा दो। तब जाके आपका, क्योंकि नई प्रॉपर्टी कई बार खरीदने में 2 साल लग सकते हैं, 1.5 साल लगते हैं, 1 साल लग सकता है, फिर करें क्या? तो उसका ड्यूरेशन है कि हमें 2 साल तक पैसे को परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल है, तो इसका ध्यान रखें जो हमने ये एड्रेस नहीं किया। कमलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार कि सर आपने कैपिटल गेन टैक्स के इतने कॉम्प्लेक्स और इतने जटिल
विषय को इतनी आसानी से, इतनी बारीकी से जी, समझाया। बिल्कुल, आम आदमी की भाषा में। धन्यवाद करना चाहेंगे सर, आज आप हमारे साथ जुड़े धन की बात कार्यक्रम में। और जैसा हमने बताया कि हमारे व्यूअर्स की जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई है वो ज़ाया ना हो, उसको नुकसान ना हो, और जो फ़ायदा होता है उस पर जो जायज़ सरकार की तरफ से टैक्स लगता है उस पर आप का क्या प्रोसेस रहना चाहिए वो हमने समझाने और बताने की कोशिश की। शिशिर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैंने तो शुरू में ही कहा कि इतने आसान भाषा में, आम आदमी की भाषा में इतने कम्प्लेक्स चीज़ को इन्होंने बताया है, वाकई मतलब काबिले तारीफ़ है। क्योंकि टैक्सेशन वैसे भी बड़ा उबाऊ विषय है और उसको आम आदमी की भाषा में बताना थोड़ा सा दुरूह होता है। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद कमलेश जी, और इसी के थैंक यू साथ हम सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, नमस्कार। रविंद्र जी, धन्यवाद।